नमस्कार, यार से .com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 189 189। आज हमारे साथ हैं अध्यापक यूनुस खान जी। साक्षात्कार पता बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो शुरुआत करते हैं परिवार से। बिल्कुल। बताएं परिवार में कौन कौन है? परिवार में मम्मी पापा हैं, भाई साहब हैं जी, पत्नी है जी, और 2 बच्चे हैं। तो माता पिता का नाम? पापा जी इब्राहिम खान जी, CRPF से रिटायर्ड हैं जी, और मम्मी हाउसवाइफ हैं जी। और पत्नी है क्या नाम है धर्मपत्नी का? शबनम खान। और ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल गांव के पास में ही है, भाऊजी की ढाणी। भाऊजी दान। और ननिहाल? ननिहाल मेड़ता सिटी नागौर। बहुत दूर है। अच्छा, तो बहन भाई के नाम क्रम से? भाई साहब हम 3 भाई बहन हैं। जी, जी। भाई साहब मोहम्मद हनीफ जो कि आर्मी से रिटायर हैं जी, और अभी थोड़े दिन पहले ही पटवारी में उनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने नागौर जिला अलॉट हुआ है, अभी ज्वाइन तो नहीं किए। 1-2 दिन में उनकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। जी, जी, जी। इसके अलावा बहन है, उनका ससुराल भी नागौर क्या है। नाम था? आमना बनो। आमना मानो। ठीक। हाँ, पीछे पीढ़ियाँ याद है? हाँ पीढ़ियाँ याद बताएं कितनी याद है? ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बताएं। 3-4 पीढ़ियाँ हाँ, याद बताएं है। बताएं। दादाजी अस्तली खान जी, और दादाजी के पिताजी दिनदार खान जी। और उनके पिताजी फिर मेहताब खान। और दादी जी का? दादी जी का करीमन बनो। ठीक। अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएं। शिक्षा लक्ष्मणगढ़ से हुई मेरी हायर एजुकेशन। वैसे शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई 8वीं तक। जी, जी। उसके बाद में आसपास के गांव जाजोद बाटला नऊ वहाँ 10वीं 11वीं पढ़ी। हायर एजुकेशन कॉलेज में तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ से की। तो आपका लक्ष्मण नहीं है मूल निवास? लक्ष्मणगढ़ के पास में गांव है राजास। अच्छा, राजाज से? हाँ। हाँ, तो लक्ष्मण में कहाँ अध्ययन किया? तो कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में तोदी कॉलेज में में? 3 साल ग्रेजुएशन तोदी कॉलेज रही। उसके बाद बीएड डूंगरपुर जो गुजरात बॉर्डर पे है वहाँ से हुई और हाथों हाथ उसके बाद सर्विस लग गई 3rd ग्रेड में। जी। इसलिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MA वो मुझे प्राइवेट करनी पड़ी। तो सबसे प्रथम ड्यूटी कहाँ ज्वाइन की? 2008 जनवरी तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। ढाणी चुड़ोली है, यहाँ सीकर से सालासर की तरफ जब हम जाते हैं तो 25 किलोमीटर दूर। अच्छा, अच्छा। खाकोली चुड़ोली वो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में RPSC के थ्रू 2011 12 अक्टूबर को मैंने ज्वाइन किया था। नानी सीकर से 2 किलोमीटर दूर सालासर रोड पे ही। नजदीक आ गए। हाँ, तो पौने 4 साल लगभग तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में रहा जी, और पौने 4 साल ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक के रूप में रहा जी। और फिलहाल अब 20 जुलाई 2015 से और व्याख्याता के रूप में अब शिशु रानौली वहाँ पे कार्यरत हूँ। और वर्तमान में निवास स्थान कहाँ है अपना? निवास स्थान यहाँ सीकर में ही। सीकर में ही है? हाँ, बिल्कुल। तो प्रत्यक्ष में अपने प्यारे गुरुजी का नाम? मेरे गुरुजी वैसे बहुत सभी गुरुजनों से मेरा स्नेह भी रहा, उनका आशीर्वाद रहा, लेकिन सबसे प्रिय गुरुजी जिनका मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो आशीष व्यास कॉलेज में थे, तोदी कॉलेज में इतिहास पढ़ाया करते थे और उनसे बड़ी प्रेरणा मिली मुझे भी। हाँ, युवा थे और उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था उसी समय कि भाई मुझे भी कम से कम पढ़ाने का इन्हीं के उन तरीकों का पालन करना है, ऐसा आ जाए। और कोशिश भी मैं करता रहता हूँ कि भाई उन्हीं की तरह मैं पढ़ा पाऊँ। और कॉलेज एजुकेशन में बड़े बच्चों को वो जिस तरीके से पढ़ाया करते थे उन्हीं से प्रेरित होकर अब भी थोड़े दिन पहले कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम लगी थी और उसमें रिटर्न क्लियर हो गया है। एक इंटरव्यू बाकी है RPSC से, उम्मीद करते हैं हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अपने दोस्तों के नाम बताना चाहें? हाँ, दोस्त शुरुआत से ही दोस्तों की भी मन रही है आपकी। हाँ, इमरान हैं जो कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में राजसमंद है जी। मंजूर हैं जो विदेश में रहते हैं जी। उसके बाद में सीकर आने के बाद भी जैसे बहुत अच्छे मित्र यहाँ पे मिले, जैसे राजीव हैं, विनीत हैं जी, कई मित्र रहे। अच्छा, फिल्मों में रुचि रही है आपकी? बिल्कुल, शुरू से रही है। तो कौन सी फिल्म अति प्रिय रही है आपको? सबसे फेवरेट फिल्म है मुगले आजम। मुगले आजम। हाँ, पुरानी है, दिलीप कुमार जी का। बिल्कुल। और प्रिय हीरो नायक? प्रिय नायक आमिर खान। आमिर खान। नायिका? नायिका के बारे में तो कोई विशेष ज़्यादा नहीं कोई है। खलनायक जिसे पसंद किया आपने? अमरीश पुरी। अमरीश पुरी, उनकी दमदार रफ्तार आवाज। अच्छा, कोई चरित्र अभिनेता? चरित्र अभिनेता में जॉनी लीवर अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। ये बताएं कि साहित्य में रुचि रही है आपकी? हाँ, साहित्य में रुचि रही है। किस वजह प्रभावित रहे, किसको पढ़ा है?
पढ़ने में अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, पंख, हाँ बहुत शानदार किताब रही है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला की एक किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये दो किताबें बहुत शानदार, मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। इनमें मेरे साथ जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया, आशा उम्मीदों के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से व्यक्ति अपनी विजय पथ में आगे बढ़ सकता है। घूमने के लिए कहाँ गए आप? घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं गया हूँ वैसे तो, लेकिन आगरा गया हूँ, ताजमहल सुंदर लगा। हाँ बहुत शानदार जगह तो आजकल उसको निकाल रहे हैं बाहर, देखा ना? वो भी एक विडंबना है, विडंबना है देश की, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है बिल्कुल कि भारत का पर्यटन की दृष्टि से सबसे जो मानक, जिस एक नाम से पूरे भारत की पहचान है, सिद्ध भाई, जिसे कुछ सिद्ध करना हो, चलो हम गांव में रोडवेज लगवाते हैं, कहते हैं जी इतने महीने टिकट कटवा के दिखाओ, तो गांव सिद्ध हो गया जी, इसमें फिर लगा दो सवारी। बिल्कुल। ताजमहल को तो वो भी नहीं कि काटिया सदा था, वहाँ तो सैलानी आते हैं इस नाम से थे। सही बात। तो ऐसा नहीं कि ताजमहल को सिद्ध करना था अपने आप को, वो एक हम मान सकते हैं कि मानसिकता ऐसी गणित राजनीति मान लीजिए इसको। ये बताएं कि आप खेल में रुचि रही है आपकी शुरू से? कौन सा खेल प्रिय रहा? क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। तो कोई स्पर्धा जीती है? प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर पे खेल हुआ है, वैसे कोई औपचारिक रूप से किसी टूर्नामेंट में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन मनोरंजन के तौर पे वैसे शौकीन रहे। ये चश्मा कब से लगा है? ये तो जब से फर्स्ट ईयर में, तभी से। कितना मोटा है अभी? कितना है अभी? ये +1 का है। दूर का नहीं दिखता कि नजदीक का? दूर का नहीं दिखता। तो नजदीक से दिखता तो है, लेकिन वो थोड़ा धुंधला हो जाता है। तो खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में कोई ऐसा विशेष नहीं है, जो कुछ भी घर में बन जाता है मिल जाए। कुछ पसंद ना पसंद 2-3 और पूछ लो फटाफट। बिल्कुल। फूल में गुलाब, निसंदेह। फल? आम। दोनों तो राजा बता दिया आपने। वार तो सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छा, महीने भी सारे अच्छे हैं। अक्टूबर और फरवरी इसलिए अच्छे लगते हैं कि उसमें मौसम अच्छा रहता है। अच्छा, तो मौसम बसंत ऋतु अच्छी लगती है कि सर्दी ऋतु? हेमंत नहीं, बसंत ज्यादा अच्छी लगती है। बसंत अच्छी लगती है। बहुत सारे पैसे देते हैं गुरुजी के, तो कहाँ घूमना पसंद करेंगे? घूमने के लिए वर्ल्ड टूर पे अगर जाना हो तो स्विट्जरलैंड का नाम काफी सुना है। नहीं, आपको जमा करने के लिए पैसे नहीं देंगे, सिर्फ घूमने के लिए देंगे। तभी तो स्विट्जरलैंड बताया। अच्छा, तो पढ़ाते समय कई बार जो है विद्यार्थियों को संभालने थोड़ी समस्या आती है। ये छोटे स्तर पर ज्यादा होती है, जो स्तर बढ़ता है तब समस्या कम आती है, विद्यार्थी समझदार होते हैं। फिर भी कई बार क्या विद्यार्थी से, मैं भी ये करता था बचपन में, गुरुजी गलती करना, पकड़ना, टांग खींचाई करना, कुछ कमी निकालना, तो ऐसा सामना करना पड़ता है आपको भी? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि तीनों अनुभव रहे हैं मेरे, छोटे बच्चों से लेकर मध्यम श्रेणी के, फिर सीनियर लेवल तक के बच्चे भी। तीनों अनुभव रहे हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि बच्चों के साथ इस तरीके की कोई अनुशासनहीनता बच्चों ने की हो, या फिर ऐसा किसी चीज़ का सामना करना पड़ा हो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हैं, बहुत बच्चे आपसे अगर संतुष्ट हैं, तो अनुशासन वाली समस्या आपके साथ नहीं होती। आपका विषय पर अधिकार हो ना, पूर्णता, वो पहली जरूरत है। तो ये कपड़े जो है ऐसी ड्रेस पहनते हैं अध्यापन करवाते समय? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आजकल सब चलन में है। और समय के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, बदलना जरूरी भी है, और कम से कम गलत बातों में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि पैंट लटका के पहनना, हाँ, वो गलत चीजें हैं। लेकिन जिस चीज में सोबरनेस है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ अध्यापन समय देखा था, सवाल और पूछ लेता हूँ मैं। बिल्कुल। ये जो अपने सीकर जिले में ये जैसे कि शिक्षण व्यवस्था जो है, वो एक, हालांकि एक कमजोर आदमी को ऊपर उठाने के लिए कोचिंग जरूरी है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें पारंगतता हासिल करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होता है, एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें जरूरी होती है कोचिंग। लेकिन लगता है आपको कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कोचिंग बगैर काम चल सकता है अगर मेहनत करें तो? अगर मेहनत खुद की जाए तो कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और कोचिंग के आधार पे कभी सिलेक्शन होता भी नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप कोचिंग करते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, एक रूपरेखा, हाँ, वो एक ढांचा खड़ा हो जाता है, उसके सहारे आप थोड़ा सा कर सकते हैं। कोचिंग आपको केवल एक गति प्रदान करने का माध्यम होता है, थोड़ी सी एक दिशा दे देता है। लेकिन उसके बाद आप को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उसमें कितना क्या कर पाते हैं। जी। तो जैसे कि जो अतिरिक्त कोचिंग होते हैं, जैसे कि भर्ती वगैरह की, चलिए उनको तो मान लीजिए जरूरत है, लेकिन जो विद्यार्थी होते हैं, जो 10वीं 12वीं वाले होते हैं, वो भी इसी रास्ते लगे होते हैं। हाँ। तो अपने जो मूल पाठ्यक्रम है उसको वो छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, या तो उन्हें ज्यादा तनाव महसूस होता है, क्योंकि घर वाले भी चाहते हैं कि आप इसी कम समय में ये दोनों चीजें करें।
तो पहले चलन नहीं था, थोड़े सालों पहले, ये 10-12 साल 15-16 साल पहले नहीं था। आजकल ये बेरोजगारी का जो भार बढ़ रहा है, घर वाले भी इसके बारे में अति जागरूक हो गए हैं, बच्चे भी काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, तो वो 10वीं क्लास से अपने करियर के प्रति बड़े चिंतित रहते हैं। तो उसी दौर से लेकर अपना एक मोटो तैयार करके और वो उसके पीछे चल पड़ते हैं, और उसका परिणाम भी हम देखते हैं कि भाई आजकल के बच्चे इतने ज्यादा स्मार्ट हैं, 12वीं क्लास के साथ ही कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ एक आशुभाषण होता है, वैसे मैंने आपको बताया नहीं, उसमें क्या होता है कि आप एक बिंदु दे देते हैं, बिंदु पर बोलते हैं, तो ना तो आपका आशुभाषण ये है कि मेरे समाज में कुरीतियाँ और उनका उन्मूलन और निवारण बताएं। इसके लिए तो जितना समय दिया जाए मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, क्योंकि समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ जिनके ऊपर एकदम मन में इतना रोष होता है कि समाज में ऐसी ऐसी कुरीतियाँ हैं कि जिनका हम आज भी बिना किसी तर्क के आधार पर पालन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी कुरीति तो यह है कि शिक्षा नहीं है, और जब शिक्षा नहीं है तो सारी कुरीतियों की जड़ वो है, सारी की सारी कुरीतियां उनके थ्रू आ जाती है, उससे हमें समझ पैदा नहीं हो पाती कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। बोलता है थोड़ा सा पढ़ा लिखा, वही मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, और पढ़े लिखे का कोई बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन निकालते नहीं है, क्योंकि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस वो समझेगा जो खुद एजुकेशन से जुड़ा होगा। तो एजुकेशन, फिर खास बात है कि महिलाओं में शिक्षा नहीं है। अब लड़कियों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हमारी आधी आबादी और एजुकेशन से दूर रहेगी, तब तक हम अगली पीढ़ी, जो कि माँ कहते हैं कि 2 घर से अक्सर करते हैं, पहली पीढ़ी है बच्चे के लिए, पहली सीढ़ी है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता है, वहां से वो सब कुछ सीखता है बच्चा। जब माँ उसको ढंग से संभाल नहीं पाएगी तो कहीं लगता नहीं आपको शिक्षा की टांग खिंचाई बेरोजगारी करती है, कि जैसे किसी घर में तंगी होती है पैसे की तो अपने बच्चों को टाल लेते हैं, कई बार फीस जमा नहीं। हाँ, एक कारण है, कह सकते हैं, लेकिन केवल यही कारण है अशिक्षा का, ऐसा भी नहीं है। आज के समय में कम से कम मुस्लिम समाज में तो ऐसा बहुत है कि पैसा बहुत ज्यादा है, सब बाहर भाई विदेशों से, सऊदी अरब से, दुबई से बहुत ज्यादा पैसा आता है, लेकिन बावजूद इसके वो एजुकेशन में उनकी इतनी रुचि नहीं है। ऐसे मैंने छोटे से बच्चे को पूछा था कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहिए, इराक जाऊंगा। हाँ, ऐसा है ही, क्योंकि 18 साल का होते ही वो पासपोर्ट सबसे पहले बन जाता है। जी। हाँ, अच्छा, जैसे हमारे यहाँ मृत्यु भोज होता है, वैसे आपकी मृत्यु भोज होता है? हाँ, होता तो है, लेकिन आजकल उस पर प्रतिबंध लगने लगा है। मतलब स्वतः प्रतिबंध है, कोई सामाजिक ऐसे बहिष्कार का? वो वैसे ही मन में ही ऐसा हो गया है कि इसको बंद किया। ये बताएं कि कई बार जैसे कि कुछ चीजें जो कि अशोभनीय होती हैं, मतलब कि अशोभनीय हम हमारे करते नहीं, अशोभनीय सामाजिक पंचायत करते हैं, जैसे कि वो मोबाइल में प्रतिबंध लगा दिया, लड़कियों जिस पे प्रतिबंध लगा दिया, बात करने पर रात को मत आओ, ये मत आओ, है ना, इधर मत हो। तो ये कुछ सामाजिकता की ठेकेदारी रहते हैं, जैसे कि किसी घर में कोई लड़का लड़की गुस्से में है, उनकी मर्जी, 18 साल से ऊपर वो आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं ये तो ये सामाजिक जब विद्रोहता फैला रहे हैं, तो उनको पीटने लग जाते हैं, थानेदार भी पकड़ के ले जाते हैं, ये नहीं पूछते कि आपने क्या किया। तो ये जो सामाजिक ठेकेदारी कहीं कहीं ज्यादा दिखाई देने पड़ती है, और बाद में जब अधिकारी रूप से पुष्टि करने की बात करते हैं हमने कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जोर पकड़ने लगा है मामला? देखिए, नैतिकता के लिए सामाजिक बंधन भी जरूरी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन केवल इसी नाम पे अगर हम किसी के भी जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करें। जेएस मिल, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो जेएस मिल ने स्वतंत्रता के बारे में कहा कि समाज में किसी भी तरीके की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, और अगर हमने स्वतंत्रता का गला घोंट दिया तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो स्वतंत्रता दिया जाना जरूरी है, हालांकि उसके ऊपर नैतिक बंधन होना वो पहली जरूरत है। जैसे कि अगर सोशल मीडिया पर लोग अफवाह फैलाते हैं, गालियां निकालते हैं, तो फिर वो दंगा भड़कता बातें होती है ना, तो कहने की पाबंदी तो जरूरी है, लेकिन जैसे कि आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता अपनी आजादी से, ऐसा घुटन से महसूस हो, बिल्कुल गलत है। जैसे कि जेएनयू में ये हुआ, बीएचयू में हुआ ना, बीएचयू में हुआ, पहले जेएनयू में दूसरा था, तो ये कह रहे हैं हम जेएनयू को बीएचयू नहीं बनने देंगे, और बीएचयू में लड़कियों की मांग इतनी थी हमारी सुरक्षा की जाए और हमारे जो है ये जो पाबंदी है उनमें समानता लाई जाए। समानता और सुरक्षा 2 मुद्दे थे, वो तो हुआ नहीं, वो उनके कुलपति तो मिलने आए नहीं, और लाठी वालों को भेज दिया, वो भी पुरुष को, जेंट्स को। अब इससे ज्यादा बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। उधर नवरात्रों की पूजा हो रही थी, लड़कियों की एक मांग जो कि उनकी सुरक्षा से संबंधित थी, उनको किसी प्रकार का कोई अनाउंस नहीं देना था, उनको किसी प्रकार की और कोई मांग नहीं थी कि जिनमें वो पैसे मांग रही थी या कोई सुविधाएं मांग रही थी, केवल अपनी सुरक्षा मांग रही थी। और सुरक्षा मुलाकात, वो भी मुलाकात, सिर्फ मुलाकात। और सुरक्षा मांगे जाने के बाद भी अगर इस तरीके का कोई उपेक्षा की जाए, और तो वो सारे जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ब्राह्मण वर्ग के हैं, वो उच्च कुलीन जो पदों पर आसीन है, उनकी घरवालियां सारी माताओं की पूजा करी थी उन दिनों, और वो दूसरे दिन जो है वो छोटे छोटे बच्चों के पांव छूते हैं, नौ कन्याओं के, और उधर उनकी पिटाई हो रही थी। तो यही दोहरापन है, यही दोहरापन है।
और कहा भी गया कि भाई कुलपति जी से पूछा गया तो कुलपति जी ने कहा कि ये तो बाहर के लोगों ने इसको अधिग्रहण कर लिया, इस आंदोलन इस आंदोलन को बाहर के लोगों ने अधिग्रहण कर लिया, बाहर के लोग आके यहाँ आंदोलन कर रहे हैं छात्रों। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुलपति जी या फिर वहाँ के जो प्रशासन चाहता तो बाहर के लोगों को आने का मौका क्यों दिया? अगर आपने पहले चरण में उनकी बात सुन ली होती या उसको वहीं पे सुलझा लिया होता तो ऐसी नौबत क्यों आती? जी। अगर मैं अपने बच्चे को या अपने भाई को कहूँ कि भाई उसको कोई दूसरा सिखा रहा है तो मैं अगर उसको खुद टैकल कर लूंगा तो बाहर वाले की कहाँ हिम्मत है कि उसको कम से कम विश्वास तो पैदा हो। बिल्कुल। समाजहीनता हो तो अविश्वास पैदा होगा ना, जरूर होगा। तो कोई छोटा संदेश अपने साथियों के नाम, अपने समाज के नाम? समाज के नाम संदेश ये है कि बस एजुकेशन के बगैर कहीं भी कोई भी गति हो नहीं सकती। अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा को बदलना होगा, शिक्षित होना होगा, बेटियों को कम से कम पढ़ाना होगा, बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना होगा और बगैर एजुकेशन के कोई भी गति संभव नहीं है, कोई भी विकास संभव नहीं। अपने विद्यार्थियों का नाम? विद्यार्थी को नाम यही है कि बस अच्छे से पढ़ें आप। और नाम पूछना चाह रहे हैं? नहीं, विद्यार्थियों नाम संदेश कि भाई अच्छे से पढ़ें आप, अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सा चिंतित रह के और जिस माता पिताओं के जो सपने हैं हाँ उसको पूरा करना है। और यही अपने साथियों के नाम? साथियों के नाम जिनका सहयोग अब तक मिलता है, उनके सहयोग के बिना शायद मैं यहाँ नहीं होता जहाँ पे आज जो कुछ भी हूँ, क्योंकि साथियों का बड़ा सहयोग रहा हमेशा से। तो साथियों के नाम यही है कि आपने जो कुछ भी अब तक जिस तरीके से सहयोग बनाए रखा उसी सहयोग की हमेशा अपेक्षा है। ठीक है गुरुजी, साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप में जो जज्बा है शिक्षा के प्रति आप उसको और आगे ले जाएंगे। आपके सहयोग का आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा, आपके विद्यार्थीगण आपकी बात को आत्मसात करेंगे। ठीक है, और समाज में अगर आप कुछ कर सकते हैं शिक्षा के बारे में तो आपका यथोचित स्वागत है। बिल्कुल। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।